केदारनाथ धाम में भक्तों का उमड़ रहा हुजूम। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। केदारनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आज से आम श्रद्धालु कर सकेंगे केदारनाथ के गर्भगृह के दर्शन। आम श्रद्धालु कर सकेंगे केदारनाथ गर्भगृह के दर्शन। आज से शुरू हुए गर्भगृह के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए। पौड़ी डीएम ने जरूरतमंद 55 बच्चों को बांटी पाठ सामग्री। सीएम धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। डीएम ने जरूरतमंद 55 बच्चों को बांटी पाठ्य सामग्री। पढ़ाई निरंतर अभ्यास से मिलती है बच्चों को सफलता। हर दिन अच्छी अच्छी किताबों का करना है अध्ययन। हरिद्वार में अज्ञात महिला हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपी के साथ पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। महिला के शव को फेंक दिया था खाई में। कार्रवाई जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम चारों उपस्थित हैं लेकर देवभूमि की खास खबरें अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो चलिए खबर शुरू करते हैं, लेकिन आपको देवभूमि से पहले हम बता देते हैं हरियाणा के पानीपत से खबर लेंगे, जहां पर उत्तराखंड का नाता इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पानीपत में बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सभी यहाँ संसदीय क्षेत्र करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर को विजय बनाने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने जनता से आगामी 25 मई को अधिक से अधिक बीजेपी के पक्ष में मतदान करके मनोहर लाल खट्टर को विजयी बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा है और मनोहर लाल ने हरियाणा से भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि खट्टर को वोट देने का अर्थ है सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देना और निश्चित ही खट्टर के नेतृत्व में ये क्षेत्र बहुत आगे जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 साल में देश को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत का पूरी दुनिया में मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। G20 का सम्मेलन, चंद्रयान सफलता से भारत का विश्व में मान बढ़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देश में CAA कानून लागू कर दिया गया और कश्मीर से धारा 370 का खात्मा, 3 तलाक को बैन कर दिया गया। तो वहीं भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। हमारे सामने फिर से राम युग आया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा की तरह इस चुनाव में भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय में घोटाले की लाइन लगी रहती थी, मगर बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भी घोटाला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से डरकर विपक्ष ने एक गठबंधन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है, पर पंजाब में ये आपस में लड़ रहे हैं और ये गठबंधन आपस में ही एक दूसरे को ठगने का काम कर रहा है। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष दुष्यंत, विधायक प्रमोद आचार्य गुप्ता, हरपाल सिंह, ओम प्रकाश भट्ट और अन्य लोग भी मौजूद रहे। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा आप सबको जानते हैं 25 मई को लोकसभा का यहाँ चुनाव होना है और वह आप सभी के बीच करनाल लोकसभा क्षेत्र के बीच भारतीय जनता पार्टी के बीच हरियाणा के लगातार 9.5 वर्षों तक जिन्होंने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, लगातार व्यक्तिगत प्रयास किया है, उन सभी के लिए, उन्हीं के लिए, खट्टर जी के लिए मैं आप सबसे माहौल समर्थन और आप सब जो बेहिसाब गर्मी कर रहे हैं, इस बेहिसाब गर्मी में भी आपसे समर्थन और मतदान करने
प्रकार का यहाँ भ्रष्टाचार होता था। खट्टर जी की सरकार बनने से पहले 2014 से जो देश के अंदर स्थिति थी वही स्थिति भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड हरियाणा में भी होने जा रहे थे। चाहे वो परीक्षाओं के घोटाले हो, चाहे वो औद्योगिक घोटाले हो या जमीनों के आवंटन के बांटा के घोटाले हो, वो सारे घोटाले इस हरियाणा में देखे हैं। भाई बहनों में आप सबसे आह्वान करता हूं कि अब आदरणीय खट्टर जी आपके सांसद के रूप में अपनी सेवाएं देंगे और आप सब जानते हैं खट्टर जी को वोट देने का अर्थ है सीधे सीधे मोदी जी को वोट देना। मोदी जी और खट्टर जी ने हरियाणा में एक साथ हरियाणा के शिक्षण को बढ़ाने के लिए काम किया है, बड़ा परिश्रम किया है। उन दिनों में परिश्रम किया है जब संगठन बहुत कम हुआ था। स्कूटर को घूमने से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी सभी बातों को कहते मैं और खट्टर जी मुख्यमंत्री के रूप में एक साथ जब मुख्यमंत्री मीटिंगों में होते तो सुने भी जब प्रधानमंत्री जी उनके साथ आता है निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हरियाणा और हमारा ये लोक। और अब आगे बढ़ते हुए बात केदारनाथ की करेंगे, जहां पर विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। आज से आम भक्त भी गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। और इससे पहले सिर्फ वीआईपी को ही केदारनाथ धाम में गर्भगृह में दर्शन कराए जाते थे, जिसका तीर्थ पुरोहितों ने जो पुरजोर विरोध भी किया था। वहीं दूसरी ओर मंदिर में भक्तों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। दरअसल केदारनाथ धाम में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है और मंगलवार को रिकॉर्ड 38,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए, जबकि अभी तक 3,50,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक नया कीर्तिमान बन चुका है। और भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह के दर्शन बंद कर दिए गए थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद मंदिर के गर्भगृह के दर्शन खोल दिए गए हैं। और एक बार फिर से मंदिर समिति वीआईपी दर्शन खोलना चाहती थी, लेकिन केदारनाथ पंडा समाज के विरोध के कारण मंदिर समिति ने फिलहाल वीआईपी दर्शनों पर रोक लगाई हुई है। वहीं सभी भक्तों को लाइन में लगकर ही बाबा केदार के दर्शन करने होंगे। कार्यकारी अधिकारी बीकेटीसी आरसी तिवारी ने अवगत करवाया कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और मंदिर समिति के आपसी समन्वय के बाद श्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते रोज राजस्थानीय तीर्थ पुरोहितों द्वारा गर्भगृह को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन, तीर्थ पुरोहितों और मंदिर समिति के आपसी सहमति के बाद आज सुबह 4 बजे श्री भगवान केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। गर्भगृह खुल चुका है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में गर्भगृह के दर्शन भी शुरू हो चुके हैं। भारी संख्या में यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इस बार व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कुछ कड़े कानून बनाए गए थे। जैसे 200 मीटर के दायरे में अब मोबाइल फोन भी यहाँ पर पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा रील्स बनाने वालों पर भी इस बार सख्ती की गई है। यहाँ पर भक्त दर्शन के लिए आते हैं और उसी निहितार्थ महत्वपूर्ण जो कदम उठाए गए हैं उसे देखते हुए भक्त भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और खासतौर से संख्या अगर बात की जाए तो बीते साल की तुलना में इस बार भक्त ज्यादा पहुंचकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर समिति के आपसी समन्वय से यात्रा के दर्शनार्थ गर्भगृह खोला गया, क्योंकि कल दिनांक 20 मई 2024 को स्थानीय पुरोहितों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिससे आज हमें गर्भगृह आम यात्रियों के लिए खोला गया और 3 बजे तक आम यात्रियों ने दर्शन किए। तत्पश्चात इस बीच 3 से 4 के बीच में भगवान का भोग लगा और आम यात्रियों के लिए 4 बजे दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है। और होटल भी आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और चलिए अब खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां जिले में चारधाम यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से लगातार संचालित हो रही है। मंगलवार शाम तक यमुनोत्री में 1,40,000 और गंगोत्री में 1,25,000 तीर्थयात्री पहुंचे। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के द्वारा यमुनोत्री धाम में पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों के आवागमन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए घोड़े, खच्चरों और डंडी के आवागमन की संख्या और समयावधि तय कर दी गई है, जिससे यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आवाजाही को व्यवस्थित बनाने में काफी बदलाव नजर आ रहा है।
तो वहीं कपाट खुलने के बाद से मंगलवार शाम तक 12 दिनों के भीतर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में कुल लगभग 3 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने के बावजूद प्रशासन के द्वारा यात्रा प्रबंधन के लिए उनके जो अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने से यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। वहीं ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनी हुई है। प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जिले के प्रवेश द्वार के बैरियर्स और अन्य स्थानों पर जांच और पंजीकरण, सत्यापन और विपरीत दिशा से आने वाले ट्रैफिक के गुजरने तक के लिए रोके जाने वाले पर जो पथ है वहां पर पानी की बोतलें, जलपान और भोजन उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम में यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जा रही है। यहां पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधाओं को लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। आपको बता दें कि यमुनोत्री में 13,290 और साथ ही साथ गंगोत्री में 12,461 जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की जा रही है। पानी की बोतलें दी जा रही है। यातायात को लेकर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा, पेयजल और विद्युत आपूर्ति व्यवस्थाओं के साथ ही वनाग्नि की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधन की उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर समय सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाते हुए तीर्थयात्रियों की यात्रा सुखद और सुरक्षित बनाए जाने के प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी से जुड़ी हुई है और जिस तेजी से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, हम सबका ये दायित्व बनता है कि यात्रा को सुगम और सरल बनाने में सभी मिलकर सहयोगी बने। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ग्रीष्म काल को ध्यान में रखते हुए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम धामी ने बाकायदा सचिवालय में चारधाम यात्रा चल रही है उसे लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। यात्रियों को, भक्तों को यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसे लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चले, वो चाहे पेयजल से जुड़ी हो या फिर विद्युत से जुड़ी हुई हो या उनके ठहरने के या फिर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं वो चुस्त दुरुस्त रहें। इसके साथ ही साथ क्योंकि वनाग्नि का मसला आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में तेजी के साथ सामने आया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला पहुंचा हुआ है, उसे रोकने के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं, क्या विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने इसे लेकर भी महत्वपूर्ण समीक्षा की है। यात्रा पर उनका विशेष ध्यान है क्योंकि चारधाम यात्रा इस बार कहा जा रहा है कि पिछले साल के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है, इसलिए भक्तों, श्रद्धालुओं का जो पहुंचने का सिलसिला है वो सरलता, सुगमता के साथ तीर्थ के दर्शन कर सकें, इसे लेकर तमाम जो विशेष व्यवस्थाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सुल्तानपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। करता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। आज 80 करोड़ लोग देश में फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा, फ्री में उपचार की सुविधा प्राप्त हो रही है। मोदी जी ने कहा है 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 1 करोड़ दिव्यांगजन, निराश्रित महिलाएं और बुजुर्गों को हम लोग प्रदेश में
1,000 रुपए यानी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया, और यूपी में तो हमने किया है, होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर भी इन लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, बाकी बचे हुए गरीबों के भी मकान बनेंगे। इधर रामलला विराजमान हुए और उधर प्रदेश के सभी बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हो गया। जो बाकी बचे होंगे उनके घरों में भी खलबली मची होगी, वे भी अपने छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, बेटी भी और व्यापारी दोनों सुरक्षित होगा। बहनों और भाइयों, मैं तो कहने के लिए आपके पास आया हूं एक बहुत जरूरी बात को लेकर के। ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जब भी हुआ है अनर्थकारी हुआ है, देश के लिए खतरनाक है। आप देख रहे होंगे कितनी भगदड़ मच रही रोज, आप सोचो। और आइए, आप अभी सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इधर चलिए एक बार फिर से देवभूमि की तरफ लौटते हैं। 4 धाम यात्रा में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रुद्रप्रयाग को रोड स्वीपिंग मशीन की सौगात मिल गई है। वहीं मशीन कोयम्बटूर तमिलनाडु से मंगाई गई है, जिसका ऑर्डर पर्यटन विभाग की ओर से 20 दिन पहले ही दिया गया था। मशीन के रुद्रप्रयाग शहर पहुंचने पर ट्रायल लिया गया, जो सफल रहने पर स्थानीय लोगों के साथ ही श्रद्धालुओं ने खुशी व्यक्त करते हुए डीएम सौरभ गहरवार का आभार भी व्यक्त किया है। दरअसल ये मशीन 4 धाम यात्रा के लिहाज से केदारनाथ धाम के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। हर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, और ऐसे में यात्रा मार्गों पर फैली गंदगी से निजात पाने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार इस कार्य के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, और ट्रायल के दौरान स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थयात्री भी मशीन को देखने के लिए काफी उत्सुक दिखे, और मशीन का सफल ट्रायल होने के बाद डीएम के साथ ही स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों में खुशी देखने को मिली। जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि 4 धाम यात्रा के लिहाज से केदारनाथ प्रमुख स्थल है, और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। वहीं भारी वाहनों का दबाव होने के साथ ही पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी अधिक है। ऐसे में 4 धाम यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखने को लेकर जिला प्रशासन के प्रयासों से पर्यटन विभाग ने रोड स्वीपिंग मशीन मंगवाई है, जहां 4 धाम यात्रा मार्गों के तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि और रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड, सीतापुर सहित अन्य पड़ावों में डस्ट, प्लास्टिक कचरे के साथ ही गंदगी फैले होने पर इस मशीन की मदद से साफ किया जाएगा। इससे यात्रा मार्ग साफ सुथरा रहेगा और देश विदेश से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में भी अच्छा संदेश जाएगा। जो हमारी रुद्रप्रयाग जनपद है उसमें एक बहुत प्रमुख धाम केदारनाथ धाम स्थित है। यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको उचित साफ सफाई का प्रबंधन मिले, इसके दृष्टिगत एक रोड स्वीपिंग मशीन का क्रय किया गया है, जिसकी लागत लगभग 88 लाख रुपए है। जिसका कार्य ये होगा कि जितने भी हमारे 4 धाम यात्रा के मार्ग हैं उन पर किसी भी तरीके की ज़रा भी गंदगी ना हो। ज़रा भी गंदगी होती है तो उस मशीन के द्वारा उसकी साफ सफाई की जाएगी। ये मशीन कहाँ से आई? ये रूट्स कंपनी की मशीन है, जिसकी इंडिया में ही प्लांट है। कोयम्बटूर से आई है ये मशीन। हमने 20 दिन पहले लगभग इसका ऑर्डर प्लेस किया था, जो अभी हमें आज प्राप्त हुई है। सर, यात्रा के टूटों पर ये मशीन लाभ देने जा रही है? अभी तो ये 4 धाम यात्रा मार्ग पर ही हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे अभी आज रुद्रप्रयाग जनपद के इस रुद्रप्रयाग कस्बे में हम इसका ट्रायल कर रहे हैं, फिर आगे इसको गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग में भी इसको यूज़ किया जाएगा। क्या कुछ इस मशीन से फायदा होंगे, जिससे पूरे कचरे से भी राहत मिलेगी? इसके मशीन से यूज़ से ये होगा कि जो रोड में डस्ट है या छोटी मोटी गंदगी है या यात्री जो प्लास्टिक की बॉटल्स गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो हम इस मशीन के द्वारा उसको बिल्कुल सही तरीके से साफ कर पाएंगे। और अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने काल्स स्थित अशोक शिलालेख और डेयरी फार्म का निरीक्षण किया है और भारत सरकार द्वारा संचालित डेयरी फार्म और उसकी विशेषता सुनकर राज्यपाल ने डेयरी फार्म की भूरी प्रशंसा की है, यानी कि खूब प्रशंसा की है। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने इस क्षेत्र में पाले जा रहे गौवंश का भी निरीक्षण किया।
और पशुओं के प्रबंधन पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे पशुओं से संबंधित इस डेयरी फार्म का निरीक्षण करने का मौका मिला। राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये फार्म बहुत उच्च दर्जे का है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं निरीक्षण कर रहा था तो फार्म में जितनी भी गायें हैं वो सभी स्वस्थ और हेल्दी हैं, जिससे ये साबित होता है कि IVF टेक्नोलॉजी का इस संस्थान के कर्मचारियों ने कितना सही तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि बैल के लिए पूरे भारत में जो सीमेंट भेजा जाता है वो इसी सेंटर से तैयार होकर भेजा जाता है और ये बात मुझे भी आज पहली बार पता चली है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने विदेशों से जो MOU इस सेंटर द्वारा साइन किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याति पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितनी सफलता इस सेंटर ने प्राप्त की है, मैं समझता हूं कि इससे हम पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं। आपको बताते चले कि ये केंद्र की भारत सरकार के द्वारा देशी गौवंश जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, गिर और थारपार के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इंडिजेंस ब्रांड के रूप में चिन्हित किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने डेयरी फार्म से पौधारोपण भी किया। भाग्यशाली समझ रहा हूँ, बहुत सौभाग्य है कि आज मुझे एनिमल हस्बेंड्री फार्म जो एनिमल डेवलपमेंट बोर्ड उत्तराखंड का जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, यहाँ आने का एक अवसर मिला है। आज मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये जो एनिमल ब्रीडिंग फार्म है ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का, आज के दिन में ये ओवम पिकअप, OPQ, IVF, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम इंजीनियरिंग के अंदर में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज मैंने जब पूरे इस फॉर्म का इंस्पेक्शन की, पूरा निरीक्षण किया, जाकर देखा, तो सबसे प्यारी बात लगी कि यहाँ पर जितने भी एनिमल हैं उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब जो हमारा ब्रीडिंग प्रोसेस है वो एकदम सक्सेसफुल है। और आज एक और चीज़ पता लगी जो मुझे आज तक पता नहीं था कि पूरे भारत में जो ब्रीडिंग के लिए बुल्स का भेजा जाता है वो इसी सेंटर से भेजा जाता है। और जिस प्रकार से हमने यहाँ से MOU किए हैं, जो इंटरनेशनल एनिमल का IVF, IPU, OPU जो है उसके अंदर में बहुत ही ख्याति प्राप्त। और अब खबर है उत्तराखंड की पौड़ी से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में 55 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरित की है। DM ने भारत स्काउट गाइड एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल पर सामग्री उपलब्ध करवाई। जरूरतमंद बच्चों में GIC, DAV इंटर कॉलेज सहित कई अन्य शामिल हुए हैं और जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को बताया है कि शिक्षा के बगैर जीवन में किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचना मुश्किल है और इसीलिए बच्चों को नियमित विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के निरंतर अभ्यास से बच्चों को सफलता प्राप्त होती है और साक्षरता किसी भी घर, परिवार और समाज के साथ ही उस देश के विकास की नींव को मजबूत करती है। जिलाधिकारी बच्चों को ये भी कहा कि समय मिलते ही हर दिन अच्छी किताबों का अध्ययन करना, मोबाइल फोन का सही उपयोग करना और अवकाश के दिन भी समय निकालकर पठन कर विशेष ध्यान दें, जिससे आगे अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं बीते दिनों वनाग्नि कारण के DV में छात्रावास के कमरे में आग लगने से खेल सामग्री जल गई थी और प्रभावित बच्चों को बैडमिंटन रैकेट इस मौके पर वितरित किए गए। DM ने जरूरतमंद 55 बच्चों को पाठ सामग्री जो है वो बांटी है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बच्चों को वितरित किए गए बैडमिंटन रैकेट, क्योंकि बीते दिन वनाग्नि की घटना में DAV स्कूल के कमरे में आग लगी, जिसकी वजह से जो खेल सामग्री है वो जल गई थी, जिसके बाद DM ने बच्चों को बैडमिंटन रैकेट जो है वो भी बांटे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पढ़ाई के निरंतर अभ्यास से मिलती है बच्चों को सफलता, तो आप जो है वो रेगुलर पढ़ाई करें, अवकाश वाले दिन अच्छी किताबें पढ़ें, हर दिन अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए आपको। पात्र बच्चों को जो गिफ्ट दिया जा रहा है रोटरी क्लब की तरफ से और रेड क्रॉस की तरफ से, उस प्रोग्राम को यहाँ आयोजित किया गया और उसमें भारत से रावत साहब ने अपने नाना जी की स्मृति में, अवतार सिंह रमोला साहब की स्मृति में एक स्कॉलरशिप को स्टार्ट किया गया और उसी के अंदर सिलेक्टेड बच्चों को जो गिफ्ट या एक मोटिवेशन दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए मैं रोटरी क्लब का और रेड क्रॉस का दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक बेहतर प्रयास है जिसके थ्रू हम इंटेलिजेंट या जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं उनको प्रमोट करने। मटीरियल भी दिया गया और जो अभी हमारे कुछ बच्चों को नुकसान हुआ था हॉस्टल में,
उनको भी एक मदद दी जा रही है स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज में। खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां पर पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, जिसको लेकर मसूरी प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने पर्यटन सीजन से संबंधित विभाग, गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम मसूरी, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ सभागार में बैठक की और सड़कों को दुरुस्त करने के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को पर्यटन सीजन से संबंधित सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी जारी किए, जिससे कि देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क किनारे पड़े मलबे और क्षतिग्रस्त पैराफिट के तत्काल निर्माण करने के निर्देश भी जारी किए हैं। एसडीएम मसूरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि मसूरी में सभी विभागों के अधीन आने वाली सड़कों को दुरुस्त भी किया जाए, वहीं सड़क पर किसी प्रकार का मलबा या फिर निर्माण सामग्री ना हो, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। और साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि जो भी लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। खासतौर पर एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। जो कार्य किए जा रहे हैं, जो विकास से जुड़े हुए कार्य हैं, उन पर खास तवज्जो दी जाए, इसका दिशा निर्देश दिया गया है। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासतौर से क्योंकि सड़कों पर एक्सीडेंट्स की जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसलिए ज़रूरी है कि सड़कों में गड्ढे नहीं नजर आनी चाहिए, क्योंकि अगर मसूरी की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी खबरें आपको हमने बीते दिनों दिखाई थी जब सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क नजर आ रही थी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब जिलाधिकारी इसे लेकर पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए, सतर्कता बरतते हुए ये कठोर निर्देश दे रहे हैं तमाम अधिकारियों को कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त कराया जाए।